ईरान की टॉप लीडरशिप जब खत्म हुई उसके बाद सबको लगा कि अब लीडर्स ही नहीं बचे। फिर ईरान ये लड़ाई इतनी मजबूती से कैसे लड़ रहा है? ईरानियन स्ट्रेटेजी क्या था? अगर ऐसा कुछ होता है, 31 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको टारगेट्स पहले से दिए हुए हैं और उनके पास पूरी आजादी है कि वो जहां चाहें जैसे चाहें वहां हमला कर सकते हैं। और हमने इसका एक उदाहरण देखा। मेरे जहन में एक सवाल है और ऐसे लाखों लोगों के जहन में सवाल होगा कि ईरान की टॉप लीडरशिप जब खत्म हुई उसके बाद सबको लगा कि अब लीडर्स ही नहीं बचे। फिर ईरान ये लड़ाई इतनी मजबूती से कैसे लड़ रहा है कि अगर आप कह रहे हो कि बराबरी की लड़ाई हो गई है? देखिए, सब ने सोचा था, जैसा आपने बोला इस वक्त इजराइल ने सोचा था, अमेरिका ने सोचा था कि हमने इतनी मैसिव डिकैपिटेशन स्ट्राइक कर दी है, वी हैव टेकन आउट द एंटायर रिलीजियस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ईरान इन वन गो। उससे क्या होगा, जो लोग रजीम के खिलाफ थे वो सड़कों पर आ जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी और ये लड़ाई IRGC सरेंडर कर देगी और ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? जो ईरानियन स्ट्रेटेजी क्या थी? उनकी स्ट्रेटेजी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है, दे हैड एंटिसिपेटेड दिस कि ऐसा होगा, हो सकता है, उन्हें पूरी संभावना थी इस चीज़ की। और जो अभी नए, जो उसके बेटा है खुमैनी का, जो अभी नया सुप्रीम लीडर बना है, उनकी ये स्ट्रेटजी भी, मुस्तबा खुमैनी को भी अगर उन्होंने खत्म कर दिया, जो बोल रहे हैं कि अभी कोमा में है और काफ़ी बुरी हालत में है, उसको भी खत्म कर दिया तो तीसरा खुमैनी आएगा, तीसरा लीजियस आएगा। दे हैव प्लान्ड इट ऑल। और उनकी एक स्ट्रेटजी क्या थी? उनके 31 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है ज्योग्राफिकली। जितनी उनकी IRGC की फौज है, IRGC है, कन्वेंशनल मिलिट्री है, उनको उन्होंने 31 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ है। और ये ईरानी प्लान थी कि अगर ऐसा कोई स्ट्राइक होता है, अगर पूरी की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है, देयर इज अ कंप्लीट डिकैपिटेशन ऑफ द लीडरशिप इन ईरान, देन यू आर इंडिपेंडेंट। उनको टारगेट्स पहले से दिए हुए हैं, उनके पास हथियार, उनकी सप्लाई चेन्स, उनके डेपोज, उनका जो भी रिप्लेनिशमेंट होना है, इट इज़ ऑल सेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल 3 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स। और ऐसी हालत में वो 31 के 31 कमांडर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनके पास पूरी आज़ादी है कि वो जहां चाहें जैसे चाहें वहां हमला कर सकते हैं। और हमने इसका एक उदाहरण देखा। आपको याद हो, जब शुरू में हमले हुए गल्फ स्टेट्स के ऊपर, फिर जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, वो मीडिया, वो टीवी पे आए, उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया। हाँ। उन्होंने बोला हमसे गलती हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ के लिए कि हमने अपने जो बिरादर ममालिक हैं इस इलाके में, इस खित्ते में, उनके ऊपर हमले किए, हमारी मंशा नहीं थी, हम सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे थे और आने वाले वक्त में ऐसे हमले नहीं होंगे। 3 घंटे के अंदर अंदर ऐसे 20 हमले और हुए सारे इन गल्फ ममालिक के अंदर। क्यों? कारण उन्होंने को बताया कि जो 31 जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके कमांडर्स इंडिपेंडेंट हो गए हैं और जैसे उन्हें लगा कि ये ऊपर से हमारी लीडरशिप ख़त्म हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो प्रोटोकॉल है वो लागू हो गया और उन्हें इजाज़त है कि फिर आप सोचें, जो आपको एक ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, आपको मिलिट्री टारगेट्स दिए गए हैं और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप इंडिपेंडेंटली अपनी कार्रवाई करें। तो सेंट्रल लीडरशिप है, बीट पॉलिटिकल बीट मिलिट्री, that has been destroyed and that has made this war much more dangerous for all the Gulf countries as well as for America. तो मैं क्या इसको ये कह दूं कि अमेरिका के लिए ईरान भी वियतनाम अफगानिस्तान जैसा हो गया? ट्रुप्स ऑन ग्राउंड आए तो उससे बदतर होगा। ज़्यादा स्ट्रांग है ये। देखिए, आप ईरान को वेनेजुएला, इराक, लेबनान, वियतनाम मैं नहीं बोलूँगा, वियतनाम इसको आई सल्यूट देम एज अ मिलिट्री पर्सन, दे वर इनक्रेडिबल द वे दे बीट अमेरिका। बट अदर जो आप रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वियतनाम हैपेंड इन 1670s, अगर आप पिछले 40-45 साल के वो लें, तो जो हश्र इस वक्त रशिया का यूक्रेन में हो रहा है, अमेरिका का हश्र उससे बदतर होगा। अमेरिका ने क्या इतना टाइम दे दिया उनको कि 2 साल से तैयार थी ईरान? इसकी वजह ये है, या वो कौम ऐसी है कि पर्शियन कौम, जो उनका इतिहास रहा है कि मरेंगे मार देंगे लेकिन अपनी हिस्ट्री को गौरव जिंदा रखेंगे? देखिए, अनडाउटेडली योर सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ मैटर्स। ईरान इज़ अ वेरी वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन जस्ट लाइक इंडिया। ये स्ट्रेंथ तो है ही है। फिर एक सेंस ऑफ नेशनहुड बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो शिया इस्लाम के आने के बाद थोड़ी कमज़ोर जरूर हुई हो, क्योंकि अभी भी ईरानियंस में है कि वी आर पर्शियंस। हमारे साउथ एशियन मुसलमानों की तरह ये नहीं बोलते हम मुसलमान हैं, मुसलमान इसके अलावा कुछ नहीं है। दे से वी आर पर्शियंस। सम ऑफ देम टेक एन इवन ऑफेंस, यू से जस्ट मुस्लिम।
दे से वी आर नॉट जस्ट मुस्लिम्स, दैट मे बी आवर रिलीजन बट वी आर पर्शियंस. सो वो जो प्राइड है ना, क्या डिफरेंस है ये पर्शियन और केवल मुस्लिम होने में? अब देखें, जैसे अगर आप हिंदुस्तान के अगर किसी भी साउथ एशियन इस खित्ते के किसी मुसलमान से आप बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में कहीं भी, वो उसकी आपकी आइडेंटिटी क्या है? मुसलमान है. सिर्फ आप मराठी मुसलमान से बात करें जो मराठी ज़बान बोलता है, वो बोलेगा मुसलमान हूँ मैं. वो मराठी नहीं बोलेगा आपने को. तमिल मुसलमान से बात करें, वो नहीं बोलेगा तमिल हूँ, बोले मुसलमान हूँ मैं. मतलब वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है. आप पाकिस्तान पंजाबी मुसलमान से बात करेंगे, मैं मुसलमान हूँ. पंजाबी जरूर बोल देगा बाद में, लेकिन मुसलमान हूँ. इनफैक्ट मैं काफ़ी डिबेट सुन रहा था ये कमेंटेटर्स की. अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई भी चल रही है. कल उन्होंने काबुल के पास काफ़ी बड़ा हमला किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने. कई सिविलियन घर तबाह हुए हैं. तो बार बार जब वो अफगान प्राइड की बात करते हैं तो पाकिस्तानी हैरान थे, जैसे कि कितनी बेतुकी बात बोल रहे हैं अफगान कि हम अफगान हैं पहले, मुसलमान बाद में हैं. क्योंकि पाकिस्तान का एक नज़रिया हमेशा क्या रहा है, हम बिरादर मुल्क हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम उम्मा का हिस्से हैं. लेकिन अफ़गान उसके लिए अपनी जो आइडेंटिटी है कि हम अफ़गान हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, जो कि पाकिस्तानियों में और किसी भी साउथ एशियन मुस्लिम में, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेश में नहीं है. और यही कारण है कि लोग इतने पीछे हैं. इनकी कहीं भी दुनिया में इज्जत नहीं है. ये कहीं अपने आप को अरब बोलते हैं कि हम अरबों के औलाद हैं, कहीं बोलते हैं हम पर्शियंस के औलाद हैं, कहीं हम तुर्कियों के औलाद हैं. ये हैं इसी खित्ते के, यहीं के लोग हैं. और जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, उनकी यही हालत जारी रहेगी. ये ईरान में है नहीं, ईरान जिसमें बोला कि ये एक फैक्टर है, सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ की, इतना पुराना सिविलाइजेशन है, और एक प्राइड है बीइंग पर्शियंस की, वी हैव ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट, विल फाइट बैक. और यही कारण अगर आप देखें कि जो प्रोटेस्ट हो रही थी इतनी ज़्यादा ईरान के अंदर इस रजीम के खिलाफ, हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे इस इस्लामिक मुल्ला रजीम को ख़त्म करने के लिए. अब वो एकदम से डिसअपीयर हो गई है. इसका एक कारण ये है कि उनमें से हज़ार लोगों को मार दिया गया है. पर दूसरा कारण ये भी है कि जब किसी मुल्क पर हमला होता है तो पीपल रैली बिहाइंड द फ्लैग कि हमारे मुल्क पर हमला है, पहले हमें इकट्ठा होकर जो बाहरी दुश्मन है इसको ख़त्म करना है. इंटरनल हम बाद में देखेंगे. इसके अलावा जो रीज़न है कि ईरान इतना कैसे फाइट बैक कर पा रहा है, वो उनकी मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत है. आप देखिए अभी रशिया जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड कंट्री है कंपेयर टू एशियन कंट्रीज. एक सुपर पावर है अभी भी मिलिटरीली. उनको शाही ड्रोन्स लेने पड़ गए ईरान से, एंड दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल ड्रोन्स इन ए रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो कि ईरानी ओरिजिन के थे. तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ एडवांस देयर ड्रोन टेक्नोलॉजीज. सेकेंड, दे हैव बीन इंडिपेंडेंटली एबल टू बिल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो अमेरिका भी अब तक अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं बना पाया है. तो और ये पढ़े लिखे लोग हैं, पर्शियंस आर सिविलाइज्ड पीपल, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव बीन एबल टू मेक दिस डिस्पाइट दिस क्रिपलिंग सैंक्शंस ऑल दीज ईयर्स. वो बना पाए हैं. और यही दो, ये जो ड्रोन्स हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, यही उनके आत्मविश्वास का और उनकी मिलिट्री जो माइट है उसका बेसिस. एक थ्योरी चल रही है सर कि अमेरिका को ये वॉर बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि ईरान जो ड्रोन अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो $20,000 $25,000 के हैं, और उधर से जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वो लाखों डॉलर के. क्या ये सच है कि ये वॉर इजराइल अमेरिका के लिए बहुत महंगी है? देखिए, एक जो शाहिद ड्रोन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो 20 से 50 हज़ार डॉलर के बीच में है. और जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो कि ड्रोन्स आते हैं जिनको तबाह करने के लिए जो मिसाइल फायर की जाती है, उसको हम इंटरसेप्टर बोलते हैं. जो इंटरसेप्टर्स हैं जैसे थार्ड के हैं, वो $500,000 से ज़्यादा की एक मिसाइल है. और जो पैट्रियट मिसाइल्स के वो भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं. और आप अगर एक 20-25 हज़ार के ड्रोन को अटैक करने के लिए उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा मिसाइल यूज़ कर रहे हैं, तो यू डू द मैथ्स, इट्स डेवास्टेटिंग फॉर कंट्रीज यूजिंग थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स. तो ये एक बहुत मैथ्स जो बहुत अगेंस्ट जा रहा है अमेरिका और इजराइल के, लेकिन इजराइल ने इसका एक तोड़ निकाला है. अगर आपने देखा होगा अभी एक दे हैव मेड दिस लेज़र सिस्टम्स, इट्स कॉल्ड आयरन बीम, और उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है. इजराइल हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड आयरन बीम इन द बैटलफील्ड नाउ. जब वो लाइट की गति, लेज़र जैसे आप जानते हैं कि लाइट की गति से चलता है, जो कि किसी भी हाइपरसोनिक कितनी भी तेज़ मिसाइल हो उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है अगर लॉक ऑन कर लिया है तो वो उन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया है. और इसमें अगर हम अब हिसाब की बात करें कि कितना डॉलर किस में लग रहा है, उसकी जो खर्चा आता है, क्योंकि उससे बिजली लगती है उसके अंदर, उसका खर्चा आता है $3.25 फॉर एनी मिसाइल और एनी ड्रोन कमिंग इन. $3.30